हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, जो सीए फाउंडेशन के लिए, 12th के लिए और 11th के लिए सभी के लिए वाइटल यूटिलिटी वाला टॉपिक है। आईएससी और सीबीएसई में अलग अलग है, 11th 12th में है और बाकी सीए फाउंडेशन में भी आप इसको पढ़ते हैं। इनफैक्ट आप बहुत सारे प्रोफेशनल एग्जाम्स में भी इसको पढ़ते हैं। एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस विच आर एस्टैब्लिश नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव। इनको एनटीओ भी बोलते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। द बेसिक मोटिव बिहाइंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इज टू एंश्योर सोशल वेलफेयर फॉर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? चैरिटेबल हॉस्पिटल, वो वाले नहीं जो बहुत फीस लेते हैं, चैरिटेबल हॉस्पिटल। बुक लाइब्रेरीज हो गई जो बच्चों को बहुत ही नॉमिनल फीस पे बुक्स दे देती हैं। डिस्पेंसरीज हो गई, स्पोर्ट्स क्लब हो गए जो बहुत ही नॉमिनल फीस पर, जिनका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, वो केवल आपसे इतना चार्ज करेंगे या कभी कभी नहीं भी चार्ज करेंगे, और दे आर मेयरली चार्जिंग वेरी नॉमिनल अकाउंट, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही नॉमिनल अमाउंट आपसे चार्ज करें सो दैट उनके पास खर्चे चलते रहें। सो इफ वी आर एस्टैब्लिशिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन प्राइमा फेसी वेयर प्रॉफिट मोटिव इज नॉट इन द सिनेरियो, जहां प्रॉफिट अर्न करना हमारा मोटिव नहीं है, वी वांट टू केटर टुवर्ड्स द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट के लिए हम काम करना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लाइक जैसे एक प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं, तो जो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, नॉर्मल बिजनेसेस होते हैं, वो क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो एक एनपीओ की अकाउंटिंग में क्या होता है, ये आज हम समझेंगे और पूरा डिटेल में समझेंगे, बिल्कुल आपके दिमाग में पक्का कर देंगे। आप वीडियो में लगातार बने रहें। देखते हैं। तो एनपीओ की अकाउंटिंग में एक होता है सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। दिस इज ऑलमोस्ट लाइक कैश बुक। जैसे एक नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन कैश बुक बनाता है, वैसे ही एनपीओ में क्या होता है, उसकी तरह रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। जैसे एक ऑर्डिनरी बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, वैसे ही एक एनपीओ बनाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। गॉट इट? और बैलेंस शीट यहां भी वैसे ही रहेगी। तो एनपीओ की अकाउंटिंग में मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ये लगभग कैश बुक की तरह होगा। उसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो लगभग पीएल अकाउंट की तरह होगा, और फिर बैलेंस शीट। चलिए हम लोग देखते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में, जैसे एक प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट सीकिंग मतलब एक ऑर्डिनरी बिजनेस का जब आप फाइनल अकाउंट बनाते थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, तो क्वेश्चन में तो कुछ गिवन होता था, क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस गिवन होता था और एडजस्टमेंट या एडिशनल इंफॉर्मेशन होती थी। तो वहां पर एक नॉर्मल बिजनेस में फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए हमको क्या गिवन होता था? वी वर हैविंग एट दैट टाइम ट्रायल बैलेंस। यहां मोस्टली एनपीओ के केस में मोस्टली आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा अलोंग विद सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मोस्टली गिवन होगा और इससे आपको बनाना क्या होगा? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज गिवन अलोंग विद सम एडिशनल इंफॉर्मेशन और आपको इससे प्रिपेयर क्या करना है? इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो ये गिवन होगा, पहले इसको समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, या कभी कदार खुद भी छोटा सा सवाल आ गया तो उसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ही बनाने को पूछ लेंगे। तो पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को समझते हैं और फिर आगे चलते हैं कि इनकम एक्सपेंडिचर कैसे ड्रॉ करते हैं। एज यूजुअल डेबिट साइड है रिसीट और क्रेडिट साइड है, इसको हम बोलते हैं ये पेमेंट वाली साइड है। ठीक, तो सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट में सबसे पहले लिखा होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसमें 3 चीजें हो सकती हैं एडवांस क्वेश्चन में। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में 3 हो सकती हैं, ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैंक, ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैंक और कोई एफडी अगर है। और इन द सेम वे ये जो लिखा हुआ है ये क्लोजिंग कैश, बैंक और एफडी है, तो इससे तो कोई मतलब नहीं, ये कैश बुक की तरह है, तो ये कैश का ओपनिंग बैलेंस है और ये कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है। अब जब भी रिसीविंग होगी तो यहां लिखा होगा। तो एक एनपीओ को पैसे कहां कहां से मिलते हैं ये समझ लेते हैं और पूरी एक स्टोरी बना के चलिए कि हम लोगों का एक एनपीओ चल रहा है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम कहां कहां से पैसे रिसीव कर पाएंगे। सबसे पहले तो हमें हेल्प करने के लिए जो सबसे रेगुलर सोर्स ऑफ रिसीविंग होता है वो होता है सब्सक्रिप्शन। हम किसी अपने सोसाइटी के लोगों से, अपने नेटवर्क के लोगों से मिलेंगे, बोलेंगे देखिए एक नोबल कॉज के लिए हम एक ये शुरू कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आप सभी लोग हमें एनुअल वादा करिए या मंथली वादा करिए कि कुछ भी पैसा देंगे लेकिन पर मंथ या पर एनम देते रहेंगे ताकि हमारा एनपीओ का सर्वाइवल रहे। उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव होना। ये एनपीओ की रोजमर्रा की सबसे बड़ी रिसीविंग है। उसके बाद छोटे मोटे डोनेशंस भी एनपीओ को मिलते रहते हैं, स्मॉल डोनेशन। अगर एनपीओ पुराना है और उसके कोई फंड्स इकट्ठे हो गए तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिल सकता है, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कभी कभी ऐसे एनपीओ को जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो रिकॉग्नाइज हैं, उनको गवर्नमेंट मंथली बेसिस पर या फ्रीक्वेंट बेसिस पर ग्रांट्स देती है, उसको बोलते हैं ग्रांट एंड एड। ये अक्सर मिलती रहती है एस्टैब्लिश्ड एनपीओ को।
एनपीओ के अंदर हमारा मान लिया कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल है या कोई ऐसा ही स्कूल बना रखा है, वहां पे कैंटीन है, तो कैंटीन से कुछ बेचा तो वहां से कलेक्शन आ गया, कैंटीन कलेक्शन आ गया। तो ये मेनली रोजमर्रा की रिसीविंग है। लेकिन इसके अलावा भी एनपीओ को पैसे रिसीव होते हैं, लेकिन वो पैसे रोजमर्रा के नहीं है, या तो वो हैवी अमाउंट होते हैं या स्पेसिफिक रीजन से होते हैं, उनको थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके लिखते हैं। लीगेसी, लीगेसी का मतलब होता है एनपीओ को किसी की विल से मिला हुआ पैसा। विल मतलब वसीयत। जैसे कोई बंदा है और उसका कोई नॉमिनी नहीं है और उसकी बहुत प्रॉपर्टी है, उसको लग रहा है कि अब उसका सर्वाइवल शायद डेथ उसकी जल्दी ही हो जाए, किसी को लग रहा है उसका कोई नॉमिनी नहीं है, तो उसने देखा कि भाई ये एनपीओ बहुत अच्छा काम कर रहा था, तो अपनी सारी प्रॉपर्टी एनपीओ के नाम लिख दी। तो एनपीओ को क्या ये पैसा रोज रोज मिलेगा? क्या एनपीओ किसी का इंतजार करेगा किसी की डेथ होने का? नहीं। तो इसको ऐसे पैसे को जो किसी की विल से वसीयत से मिलते हैं उसको बोलते हैं लीगेसी। ये वन टाइम वाली रिसीट है, ये कभी कदार मिलता है। एंडाउमेंट फंड, हैवी अमाउंट गिवन बाय सम आउटसाइडर टू मेक द फाइनेंशियल पोजीशन मोर साउंड। जैसे मुकेश अंबानी विजिट कर रहे थे, इत्तेफाक से किसी ने उनको बता दिया कि भाई हम लोग का एनपीओ अच्छा काम कर रहा है, उन्होंने एक चेक काटा 50 लाख रुपीस का, हमारे एनपीओ के फंड में आ गया। दैट इज कॉल्ड एंडाउमेंट फंड। हैवी अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय आउटसाइडर टू मेक द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एनपीओ मोर साउंड। तो ये भी हैवी अमाउंट हो गया। कोई मेंबर है जो हमें हेल्प कर रहे हैं रेगुलरली, तो उनसे सब्सक्रिप्शन मिलेगा। लेकिन कोई फाइनेंशियली बहुत साउंड था, उसने कहा कि ठीक है आपकी मेंबरशिप है 100 रुपए पर मंथ, एक साल की हुई, जोड़ लीजिए 1200 रुपए, हमारी एज मान के चलेंगे 50 साल हम और जिएंगे, आप एक साथ ले लीजिए जितना हमसे लेना है। उसने पूरी अपनी लाइफ का मेंबरशिप फी एक साथ दे दी, तो उसको बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फी। अभी हम केवल वो रिसीट बात कर रहे हैं जो हैवी है, वन टाइम है या स्पेसिफिक रीजन से। या कोई बहुत बड़ा टूर्नामेंट क्रिकेट लवर था, वो आया एनपीओ को, हमारी एनपीओ स्पोर्ट एक्टिविटी कराती है, उसने कहा ये लीजिए 2 लाख रुपए, इससे आप केवल टूर्नामेंट ही कराएंगे, टूर्नामेंट फंड। कोई आया, कोई किसी भी तरीके का मैच खेलता है, तो उसने कहा कि इससे आप मैचेस ही कराएंगे, मैच फंड हो गया। तो या कोई आया कहने लगा कि भाई हमारे ग्रैंडफादर के नाम पर आप एनपीओ में एक बिल्डिंग बनाइए, बिल्डिंग के नाम पे फंड दे दिया। तो कोई भी स्पेसिफिक रिसीट, जिसको बोलते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग, मैच फंड, टूर्नामेंट फंड, बिल्डिंग फंड, एंडाउमेंट फंड, या ऐसे पैसे जो हैवी अमाउंट है या वन टाइम मिल रहे हैं, तो वो आप अलग कर लेंगे। तो एनपीओ की 2 तरीके की रिसीविंग हो गई। एक वो जो अक्सर होती है, इनको बोलते हैं यहां से यहां तक, इन रिसिप्ट को हम बोलते हैं एनपीओ के लिए रेवेन्यू नेचर रिसिप्ट। और ये जो लेगेसी है, एंडाउमेंट फंड है, लाइफ मेंबरशिप फी है, मैच फंड है, टूर्नामेंट फंड है, इसको हम बोलते हैं कैपिटल नेचर रिसिप्ट। तो जब भी आप सवाल एक रीड कर रहे होंगे, क्वेश्चन जब लिखा होगा, तो रिसिट एंड पेमेंट में रिसीविंग तो बहुत सारी होंगी, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस छोड़ देंगे। जितनी रिसिट है उसमें आपको अपने दिल से एक सवाल पूछना है। क्या सवाल पूछना है? वो सवाल ये पूछ रहा है कि कौन कौन सी रिसिट ऐसी हैं जो छोटी मोटी हैं, बार बार होंगी। उनको अपने मन में आप क्या नाम दे देंगे? राजस्थान रॉयल्स नहीं लिखा है, दैट इज रेवेन्यू नेचर रिसिट। और जो हैवी अमाउंट है या स्पेसिफिक काम के लिए मिले हैं, उनको बोलेंगे कैपिटल नेचर रिसिट। इन द सेम वे यही काम आपको करना है पेमेंट्स में। एनपीओ के रोजमर्रा के पेमेंट्स, उनको हम बोलते हैं रेवेन्यू नेचर पेमेंट्स। और जो एनपीओ के हैवी पेमेंट है, जिनसे एनपीओ वन टाइम कोई खर्च कर रहा है, जिनसे लंबे समय तक बेनिफिट मिलेगा, उसको बोलेंगे कैपिटल नेचर पेमेंट। चेक करते हैं एनपीओ के रोजमर्रा के खर्चे क्या होंगे। स्टाफ को सैलरी पे करेंगे, अगर एनपीओ किराए की जगह पे चल रहा है तो रेंट पे करेंगे, किसी को लेक्चर देने बुलाया, हमारा एजुकेशनल एनपीओ है तो उसको ऑनरेरियम या रेम्यूनरेशन पे करेंगे, हमारी कैंटीन चल रही है तो कैंटीन को चलाने के खर्चे पे करेंगे। तो ये सब रोजमर्रा के खर्चे हैं, छोटे मोटे खर्चे, उनको बोलेंगे रेवेन्यू नेचर पेमेंट्स। और उसके अलावा एनपीओ ने बिल्डिंग खरीदी, एनपीओ ने कंप्यूटर या इक्विपमेंट खरीदा, टाइपराइटर खरीदा, फर्नीचर खरीदा, बुक्स खरीदे, तो इसको बोलेंगे क्या? कैपिटल नेचर पेमेंट्स। तो कुल मिलाकर रिसिट में आपको 2 चीजें सोचनी है, रोजमर्रा की छोटी मोटी हमने सब एक साथ लिख दी हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव होना, छोटे डोनेशन रिसीव होना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ग्रांट इन एड, कैंटीन कलेक्शन, ये सब अक्सर मिलता रहता है, इसको बोलते हैं रेवेन्यू नेचर रिसिट। लीगेसी, किसी की वसीयत से पैसे मिलना, मुकेश अंबानी विजिट करके हैवी अमाउंट देगा, एंडाउमेंट फंड, किसी मेंबर ने पूरी लाइफ की फीस एक साथ दे दी, लाइफ मेंबरशिप फी, मैच फंड, टूर्नामेंट फंड, जितने फंड, इनको बोलते हैं कैपिटल नेचर रिसिट। इन द सेम वे सैलरी, रेंट, रेम्यूनरेशन, कैंटीन एक्सपेंसेस, छोटे मोटे खर्चे, और इनको बोलते हैं रेवेन्यू नेचर पेमेंट्स। बिल्डिंग खरीदी, नाम से ही क्लियर है, इक्विपमेंट खरीदा, फर्नीचर खरीदे, बुक्स खरीदे, ये सब कैपिटल नेचर पेमेंट है। तो आपको पहले इसको आइडेंटिफाई कर लेना है।